नमस्कार, मैं हूं ऋषि उपाध्याय। मध्य प्रदेश में बीते 1.5 दशक में 66 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। इनमें कई उपचुनावों के साथ किसी न किसी नए समीकरण का उदय हुआ। 2020 का सत्ता परिवर्तन हो, 2005 में शिवराज सिंह का सांसदी छोड़कर बुधनी से मैदान में उतरना, 2018 में कमलनाथ का मध्य प्रदेश की सक्रिय राजनीति में उतरने से लेकर पीछे जाएं तो संवित सरकार में राजमाता विजयाराजे सिंधिया के पक्ष में 36 विधायकों का दलबदल करना, ज्यादातर उपचुनावों ने कुछ ना कुछ ऐतिहासिक नोट जरूर छोड़ा है। आज उपचुनावों की बात इसलिए क्योंकि 6 महीने पहले विधानसभा और हाल ही में लोकसभा चुनावों के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में उपचुनावों की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। कहीं वजह दलबदल हो सकती है तो कहीं विधानसभा से लोकसभा तक सफर तय करने की कोशिश। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि यदि उपचुनाव हुए तो क्या होगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि अगर उपचुनाव होते हैं तो इसका फर्क प्रदेश की राजनीति पर कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। क्योंकि यदि उपचुनाव हुए तो सवाल प्रतिष्ठा का भी होगा, सवाल तैयारियों का भी होगा, सवाल खुद को साबित करने का भी होगा। और इन सारे सवालों का लुब्बे लुआब ये कि उपचुनाव हुए तो कौन रहेगा फायदे में। बहुत रहे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौर में दल बदल और टिकट वितरण से उपजे समीकरणों के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर उपचुनाव का बिगुल बजने की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। यानी जो हालात हैं उनके मुताबिक समीकरणों की सियासत पर फिलहाल विराम तो नहीं लगने वाला। प्रदेश की 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर या तो दल बदल हुआ या फिर उन सीटों के विधायक लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। जिन 3 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की है उनमें अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह, विजयपुर से रामनिवास रावत, बीना से निर्मला सप्रे के नाम शामिल हैं। तो वहीं 5 सीटें ऐसी भी हैं जहां के वर्तमान विधायक लोकसभा के रण में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। इनमें से जहां जीत मिलेगी वहां उपचुनाव होंगे ही। इनमें बुधनी, डिंडौरी, पुष्पराजगढ़, भांडेर और तराना विधानसभाओं के नाम शामिल हैं। हालांकि इन सारे अनुमानों पर तस्वीर 4 जून को ही साफ होगी, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को अंजाम देने में जुट चुकी हैं। अपनी स्ट्रेटजी को हर चरण में बदल देने वाली भाजपा कह रही है कि 4 जून को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। देखिए, उपचुनाव होना तो निश्चित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विदिशा क्षेत्र से दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका दिल्ली जाना लोकसभा में सुनिश्चित हो चुका है, तो बुधनी में उपचुनाव होगा। ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी लोकसभा में पहुंच रहे हैं गुना शिवपुरी से, तो राज्यसभा का भी उपचुनाव होगा। ऐसे ही पिछले दिनों कुछ कांग्रेस के विधायक बीजेपी में आए हैं। अगर वो इस्तीफा उनका स्वीकार होता है और उसके बाद उपचुनाव की घोषणा होती है तो निश्चित तौर पर वहाँ भी उपचुनाव होगा। निश्चित तौर पर प्रजातंत्र में जनता ही बताती है और जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो वहीं दल बदल करने वाले नेताओं से कांग्रेस की शिकायत बनी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव की बात बाद में जिन्होंने 6 महीने पहले ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा वो जनता के बीच कैसे जाएंगे। पहले इस पर विचार करें, इस्तीफा दें, विधायकी छोड़ें, नियम प्रक्रिया का पालन करें, बाकी बातें बाद में। आप बताइए, 6 महीने पहले जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से चुन करके आए हैं वो दोबारा किस मुंह से दूसरे चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, बताइए। और अगर उन्हें चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले वो विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजें। क्यों नहीं भेज रहे हैं? अगर उनमें जरा भी लज्जा है, जरा भी नियम प्रक्रिया और संचालन के प्रति आदर भाव है तो विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दें। आज तक क्यों नहीं भेजा? मध्य प्रदेश में 1.5 दशक में 66 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। 2020 का सत्ता परिवर्तन हो या 2005 में शिवराज सिंह का बुधनी से चुनाव लड़ना, उपचुनावों ने प्रदेश की राजनीति को ऐतिहासिक बदलाव दिखाए हैं। 4 जून को यह साफ हो ही जाना है कि 8 में कितनी विधानसभाओं पर उपचुनाव होंगे भी या नहीं। यदि हुए तो जहां दल बदल हुआ वहां रिकवरी कैसे होगी और जहां से विधायक सांसद बनेंगे, यदि बने तो उन गैप्स को फिल कैसे किया जाएगा। विधानसभाओं की गिनती में अगर पूरी 8 भी मिला लें तो क्या कांग्रेस कुछ मजबूत होगी या पहले से ही मजबूत बीजेपी को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर सारे गुणा गणित से एक ही सवाल निकलता है कि उपचुनाव हुए तो कौन रहेगा फायदे में। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
तो चलिए अपने खास पैनल के पास चलते हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत प्रियंका जी आपका। विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत। और साथ ही दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले दिनेश जी आपके पास आना चाहेंगे इसी सवाल के साथ कि यदि उपचुनाव हुए तो फायदे में रहेगा कौन। सबसे पहले इसी सवाल के जवाब के साथ हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल के साथ, माफ कीजिए। जो स्थिति है कि उपचुनाव जब महत्वपूर्ण होते हैं जब बहुत मार्जिनल उसके साथ संख्या के साथ सरकार में कोई दल हो जी। यदि एक बड़े मार्जिन के साथ कोई दल सरकार में है तो 1, 2, 5, 10 उपचुनाव से तब उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए ना कि यदि शिवराज जी जाएंगे तो उपचुनाव होगा, कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो उस पर पड़ना नहीं है। और कांग्रेस की जो स्थिति है, यदि हम ये काल्पनिक तौर पर मान भी लें कि जितने भी उपचुनाव होंगे वो सब जीत जाएगी, तो उससे भी कोई राजनीतिक स्थिति में फर्क नहीं आना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी संख्या बल के साथ सरकार में है। ये तो नंबर इसलिए गेम हो ये गया। उपचुनाव आप किसी भी तरह से देखिए ना कि ये तो नंबर गेम उसमें बहुत ज़्यादा इसलिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कोई सरकार जाती नहीं है। आप देखिए नंबर गेम कब महत्वपूर्ण था, जब मार्च 20 में जब सरकार गिरी थी, कमलनाथ सरकार जब गिरी थी और 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे। वो 28 सीटें बहुत महत्वपूर्ण थी। उस वक्त कौन जीतेगा कौन हारेगा उस तरह की जब उस वक्त अनुमान थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बचा ली, बहुमत की सीटें जीत ली। तो इसलिए वो ये जो उपचुनाव हैं इसमें जो विधायक लड़ रहे हैं वो जीतते हैं तो चुनाव हो भी जाएगा, तो किसी भी दल की स्थिति पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आना है। और मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है यदि उसकी संख्या बल और बढ़ती है तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस की जो लीडरशिप है, थोड़ा बहुत जो भी सवाल उठना है तो वो कांग्रेस की लीडरशिप पर उठेगा। ठीक है। 3 सीटें जिनकी हम बात कर रहे थे शुरुआत में, अभी हमने इस रिपोर्ट में भी देखा था, अमरवाड़ा, विजयपुर और बीना, ये महत्वपूर्ण हैं शायद इस परिचर्चा में। इस पर भी दिनेश जी एक आपका जवाब और फिर हम बाकी अपने जो पैनल के गेस्ट हैं उनके पास जाएंगे। देखिए ऋषि, ये जो 3 सीटें हैं इन 3 में एक का तो इस्तीफा हो चुका है, 2 का भी इस्तीफा हो जाएगा देर सवेर। यदि नहीं होगा तो दल बदल कानून के तहत चले जाएंगे। ये सीटें चूंकि यहाँ आप देखिए ना कि कहीं ना कहीं एक इसमें SC सीट इन्वॉल्व है, एक ट्राइबल सीट इन्वॉल्व है और एक जनरल की सीट इन्वॉल्व है। तो यहाँ कांग्रेस के खाते वाली सीटें हैं, कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। यदि यहाँ कांग्रेस ने अपने आप को, अपनी स्थिति को मजबूत नहीं रखा तो निश्चित तौर पर उसके लिए एक जो है बड़ा धक्का होगा, क्योंकि कमलनाथ के एक क्षेत्र की सीट है, दूसरी जो है बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण बीना की सीट है, फिर एक ग्वालियर चंबल की सीट है। तो वहाँ यदि कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति नहीं रखती, अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रखती, तो उसका संख्या बल फिर वो वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जैसा कि हमने 13 में देखा था कि विधानसभा में बहुत कमज़ोर कांग्रेस थी तो और कमज़ोर हो जाएगी। चलिए प्रियंका जी आपके पास आना चाहेंगे इसी सवाल के साथ कि उपचुनाव की जो सुगबुगाहट हो रही है इसे बीजेपी कैसे देख रही है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। हमारा कार्यकर्ता क्योंकि हमेशा जमीन पर कार्य कर रहा होता है, तो चुनाव हो, उपचुनाव हो या जिस भी स्तर पर अगर हमारे मैदान में उतारा जाता है तो लोग तैयारी में रहते हैं। परंतु जिस तरीके से हमारे माननीय वरिष्ठ हमारे जो पत्रकार भाई साहब ने, दिनेश जी भाई साहब ने कहा कि ऑलरेडी जिस तरह से बहुमत की सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, तो नंबर के आंकड़ों को लेकर के या किसी भी प्रकार की इस प्रकार की बुगाहट हमें कतई नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना है। परंतु अगर जो लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत है, तो वो जिस प्रक्रिया को फॉलो करके आएंगे, ये तो उससे समझना पड़ेगा जिस पार्टी का नुकसान हो रहा है उनको इस पर विचार करना चाहिए कि अगर विपक्ष की भूमिका में वो है तो उसे कैसे मजबूत किया जाए और किस तरीके से। परंतु ये बड़ा ही मतलब लोकतांत्रिक दृष्टि से अगर मैं देखूं
तो ये बड़ा ही दुखद है कि जब से माननीय जो जीतू पटवारी जी हैं एक बिल्कुल हारू पटवारी साबित हुए हैं, उनके आने के बाद से लगातार कांग्रेस का जिस प्रकार से विघटन हुआ है, इतना असक्षम और अगर हम बात करें असमर्थ प्रदेश अध्यक्ष, तो आज तक शायद किसी का भी ऐसा कार्यकाल तो नहीं रहा होगा जितना दल बदल और जिस तरीके से फेरबदल और तनातनी जिस प्रकार की मची हुई है कांग्रेस में। इसके पहले पूर्व शायद किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के शासन में इस प्रकार का तो कार्यकाल किसी ने नहीं देखा है और शायद ऐसा होना भी नहीं चाहिए किसी भी जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक पार्टी में। तो ये जो विचारणीय है प्रश्न वो कांग्रेस के लिए है। अभी भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है और कार्यकर्ता के ऊपर में पूरा विश्वास है कि वो कोई भी चुनाव हो उसे पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ेगा। ठीक है, विवेक जी से इस बात का जवाब लेते हैं। विवेक जी, चुनौतियां आपको लगती हैं कि यदि उपचुनाव हुए तो आपके सामने थोड़ी ज्यादा होंगी? देखिए, चुनौतियों की बात नहीं, चुनौतियां तो उन प्रत्याशियों के साथ में होगी जिन्होंने 6 महीने पहले कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा। जिस दिन तक इस्तीफा नहीं दिया था, सुबह तक कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, भाजपा को कोस रहे थे और उन लोगों ने बीच चलते चुनाव में जिस तरीके से पार्टी को, संगठन को धोखा दिया, अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात किया और किसी लालच, प्रलोभन या दबाव में जिस तरीके से दल बदल किया, तो उनको जनता के कटघरे में खड़ा होकर इस बात का जवाब देना है। क्या वो डील हुई, क्या वो दबाव रहा जिसके चलते उन्होंने 6 महीने में अपने चरित्र और अपने विचारधारा को परिवर्तित कर लिया और आगे परिवर्तित नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? आज आप किसी और दल के साथ 6 महीने फिर बाद आपने किसी और दल को ज्वाइन कर लिया, तो उनकी विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और रही बात संख्या बल की, तो मैं समझता हूँ 4 तारीख को जो परिणाम आना है उसका देश और प्रदेश की राजनीति पे मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और ये विधानसभा चुनाव को लेकर अभी चर्चा करना बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी सभी राजनीतिक दलों हमारा पूरा फोकस 4 तारीख को आने वाले परिणामों पे है। जिस तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया को दूषित किया जा रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि उन सभी चीजों को लेकर हमें कैसे लड़ाई लड़नी है, वो रणनीति हमारी, हम उस पर काम कर रहे हैं। और वोटिंग जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन हमारी पूरे टीम कांग्रेस की मजबूती से काउंटिंग में उपस्थित रहे और उस सभी पे बारीक नजर रखी जाए और अगर कोई कमी पाई जाती है तो उस पर क्या कार्रवाई करनी, हमारा प्रथम फोकस उसी पे है। नहीं, ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि कल ही हम सुन रहे थे जीतू पटवारी जिस तरह से कह रहे थे, आत्मचिंतन उनकी बातों में लगा कि हमारी जो कमियां रही उनको हम विचार करेंगे, तमाम सारी बातें। तो क्या उन विचारों की लिस्ट में ये भी कहीं फिट बैठ रहा है क्या? बिल्कुल, निश्चित ही। देखिए, जिस तरीके से इन प्रत्याशियों पर विश्वास जता के संगठन पार्टी ने निरंतर इनको टिकट दिया, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मजबूती से पूरी मेहनत पे लड़ाई लड़के इनको जितवाया। एक संगठन की ताकत थी जिसके परिणाम स्वरूप ये विधानसभा का चुनाव जीत कर आए और उसके बाद में जिस तरीके से विश्वासघात इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता और अपनी माता स्वरूप पार्टी के साथ में किया है, तो इनकी विश्वसनीयता तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन इन्होंने पार्टी के साथ में गद्दारी की। उसमें भी सबसे बड़ी बात, अचंभित करने वाली बात यह है कि एक विधायक ने तो ईमानदारी से विधानसभा को सूचित किया कि मैं दल बदल लिया हूं, मैं पलटू हूं। 2 लोग तो आज तारीख तक विधानसभा को ये सूचित नहीं कर पाए कि उन्होंने क्यों अपनी पार्टी के साथ में विश्वासघात किया। वो तो छुपे हुए हैं, जनता से भी दूरी बनाए हुए हैं, विधानसभा को भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि 8 तारीख को किस दल के साथ में, किस राजनीतिक दल के सदस्य हैं। तो निश्चित ही उनकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में और जनता के कटघरे, जनता की अदालत में उनको जाना पड़ेगा और जनता को ये जवाब देना पड़ेगा क्यों उन्होंने क्षेत्र की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया, क्या लालच था। मैंने ये भी सुना है कि उनमें से किसी को मंत्री बनाने का प्रलोभन दिया गया है, बेटे को टिकट देने की बात कही गई है, परिवार जनों को टिकट देने की बात की गई है। तो जो भी उनकी डील है बहुत जल्दी जनता के सामने होगी और जनता को निर्णय करना पड़ेगा कि वो लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसके पहले थोड़ा वो तकनीकी समझ लेते हैं जिसमें उपचुनाव होने की संभावनाएं पैदा होती हैं। दिनेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिन 3 सीटों की हम बात कर रहे हैं वहां पर एक विधायक तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन वहां किन स्थितियों में उपचुनाव हो सकता है वो थोड़ा एक जानकारी हम आपसे समझना चाहते हैं, अपने लिए भी और दर्शकों के लिए भी। देखिए ऋषि, जो जिस सिंबल पर जो विधायक चुनकर आता है और यदि वो किसी और दल को ज्वाइन कर लेता है, उसमें शामिल हो जाता है, तो उसकी सदस्यता चली जाती है, स्वतः चली जाती है। वैसे संज्ञान में विधानसभा को भी लेना चाहिए
और कांग्रेस पार्टी अभी तक देरी क्यों कर रही है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो जो 2 विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, इनको तो अपने मोरल ग्राउंड पर भी और दल बदल कानून के तहत भी अपना एक इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि दल बदल कानून के तहत जब सदस्यता जाएगी तो फिर हो सकता है वो आपको डिस्क्वालीफाई करने के बारे में भी एक ऑप्शन रहता है कि कभी डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं आपको, तो उस परिस्थिति में चली जाती। लेकिन हमने एक देखा था सचिन बिरला का केस में देखा था कि विधानसभा ने उसको पेंडिंग रखा, उस पर निर्णय ही नहीं किया कि वो तकनीकी आधार पर डॉक्टर गोविंद सिंह की जो पिटीशन थी उस पर तारीख बढ़ाते रहे और फिर आम चुनाव आ गया। तो वो परिस्थितियां किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि जनता तो देख रही होती ना कि आप नियम कायदे कानून से नहीं चल रहे हैं। और कमलेश शाह ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, उनका इस्तीफ़ा भी स्वीकार हो गया, तो वहाँ तो चुनाव होना है। लेकिन इसके बारे में यदि जल्दी फैसला नहीं हुआ, हो सकता है टाल दें, कुछ दिनों के टाल दें, ये भी संभव है। लेकिन जो जिस तरह का संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो भाजपा ये नहीं चाहेगी कि वो इस तरह का मामला कोई पेंडिंग रहे, या इनको कोई शंका हो कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे तब शायद इस्तीफा ना दें, तब टाल मटोल करें। अन्यथा यदि आप विनिंग पोजीशन में हैं तो इस्तीफा दे के वापस फ्रेश चुनाव में चले जाइए, जैसे बाकी लोग गए थे। सिंधिया जी के समय जिस तरह का एपिसोड हुआ था, वो तो काफ़ी संख्या में लोग थे, लेकिन ये तो 2 लोग हैं, इनको तो तत्काल करना चाहिए कि जो है अपने चुनाव की तैयारी करें जब भी चुनाव आयोग कराए। प्रियंका जी, इसी को थोड़ा सा आगे जोड़ देते हैं सवाल को। 3 सीटें जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उन पर अब जैसा कि हम बार बार बात करते हैं कि बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी के लिए बड़ा जानी जा रही है, इस पूरे 4 चरणों में हमने देखा। तो क्या रहेगी स्ट्रेटजी, कुछ अभी इस पर चर्चा हो रही है आपके पार्टी में, या फिर कि पुराने चेहरों के साथ ही जाएंगे, या फिर कुछ नए समीकरण तलाशेंगे यहाँ? देखिए, ये तो आगे की बात है, भविष्य की बात है, परंतु मुझे एक चीज का थोड़ा आप लोग के बीच में विषय रखना चाहूंगी कि हमेशा जब दल बदल होता है तो एक आरोप लगा दिया जाता है कि वो प्रलोभन में है, वो दबाव में है, उन्हें मतलब डील की गई है। परंतु हास्यास्पद तब लगता है कि जब माननीय सिंधिया जी के समय 28 से ज्यादा लोग आए थे, जब वो मंत्री पद पर भी थे, ऑलरेडी रूलिंग पार्टी में भी थे, और उस समय तो कोई डील की बात की भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो खुद सत्तारूढ़ पार्टी में थे। परंतु जिस हिसाब से एक वाक युद्ध उस समय छिड़ा हुआ था माननीय सिंधिया जी के समय और कमलनाथ जी के बीच में, कि खुद उनका स्टेटमेंट आ गया था कि अगर ऐसा है तो आप सड़क पर उतर सकते हैं, और आखिर उन्होंने सड़क पर उतर भी गए और उन्होंने बता भी दिया कि वो क्या अपना एक क्या स्टैंड रखते हैं और किस प्रकार की उनकी सामर्थ्य है। तो हमेशा ये कह देना कि अगर कोई दल बदल कर रहा है या किसी का हृदय परिवर्तन हो रहा है, इसको हम ये मात्र कह दें कि वो लालची है, वो स्वार्थी है, तो ये मुझे सही नहीं लगता। एक जनप्रतिनिधि का भी आप अपमान कर रहे हैं जिसको लाखों की जनता ने चुन करके आपके बीच में भेजा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी से उन्होंने 2 लोगों ने भी त्यागपत्र दिए, कमलेश जी ने दे दिया है, परंतु अगर 2 लोगों ने नहीं भी दिया, परंतु उन्होंने आपकी पार्टी के खिलाफ प्रखर होकर के बोला, हर मंच पे से बोला और चुनाव प्रक्रिया में पूरा प्रचार भारतीय जनता पार्टी का किया, तो इस ग्राउंड को देखते हुए निष्कासन की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही है? मुझे तो ये भी बड़ा हास्यास्पद लगता है जब आपको लग रहा है कि वो लोग पूछ लेते हैं। विवेक जी से ही पूछ लेते हैं। विवेक जी, ये कि वो लालची है। विवेक जी, ये ऑप्शन तो आपके पास है ना? ये ऑप्शन तो आपके पास है। देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंच पे जाके वहां पे सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद में उन्होंने अपने ही बयान में स्वीकारा है कि मैंने भाजपा की सदस्यता नहीं ली, मैं तो मित्रतापूर्ण भाव से मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, उन्होंने मुझे गमछा पहना दिया। तो अभी तो वही स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि वो किस राजनीतिक दल के साथ है। और जैसा कि आदरणीय पत्रकार कमाल स्पष्ट नहीं हो रहा है, और आप उनका विरोध इस तरह से कर रहे हैं। सचिन बिरला जी के समय गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे और उन्होंने विधानसभा को सूचित किया था। सचिन बिरला जी का पूरा मामला 6 से 8 महीने विधानसभा ने पेंडिंग रखा। इसी तरीके से इन तीनों के ऊपर भी एक का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है, एक विधानसभा रिक्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 229 ही अभी विधायक है, 1 विधानसभा रिक्त है। 2 विधानसभाओं पे हमारे आवेदन पे निर्णय होना बाकी है। निश्चित ही हम वैधानिक उसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। इन 2 विश्वासघातियों के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी। और मैं फिर कहना चाहूंगा, इनके जो जनता के अदालत में जब ये जाएंगे तो इसका निर्णय मध्य प्रदेश की जनता को करना है। पूरे देश भर में जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति सर्वसार हो रही है, यहाँ के विधायक बिक जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। और लोकतंत्र में इस तरीके का कानून होना चाहिए। विवेक जी, लेकिन 2 बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अभी आप कह रहे हैं कि स्टेज पे गए थे, गमछा पहना दिया, और अभी आप कह रहे हैं कि विश्वासघात, तो ये यही देखिए ना,
सुबह जो आदमी भाजपा को कोस रहा हो 1 घंटे बाद वो भाजपा में शामिल हो जाता है। इंदौर में कांग्रेस मतलब आपका स्टैंड क्लियर है ना कि पहुंच गए वहां? नहीं, देख वो गए ना, वो देखिए हाँ। उन्हीं के बयान में विरोधाभास है। वो मंच पे भी जाते हैं, उसके बाद मीडिया के साथियों को 2 दिन बाद बताते हैं कि मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की। ये उन्हीं का बयान है। आप अगर उसको देखेंगे तो ऑफिशियली आपको बयान मिल जाएगा। उन्होंने ही ये बयान दिया है जब मीडिया के साथियों ने उनसे सवाल पूछा कि आपने अपने विधायक पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैंने अभी तक भाजपा की सदस्यता नहीं ली है। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास उन्हीं के बयान में है। प्रियंका जी, और वो घबराए इस हुए- तर्क से सहमत हैं आप प्रियंका जी? देखिए ऋषि जी, आप लोग मुझसे ज्यादा दिन भर पॉलिटिकली एनालिसिस करते रहते हैं। मंच पे व्यक्ति जाता है, गमछा पहनता है, वो कहते हैं हमने सदस्यता नहीं ली, ठीक है मान लिया, परंतु हर मोर्चे पे जाके आपकी पार्टी के खिलाफ बयानबाजियां करता है, चुनाव प्रचार भाजपा के फेवर में करता है, भाजपा के साथ मिलकर के करता है। किसी पार्टी के प्रति डिस्कशन के लिए इससे ज्यादा और क्या साक्ष्य चाहिए? वो कुछ भी कहते रहें, मैं उनकी बात की बात नहीं कर रही, परंतु पार्टी पोर्टफोलियो क्या कहता है? आज मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं और मैं यहाँ बैठ करके कांग्रेस के साइड से पूरा पक्ष रखना शुरू कर दूं तो क्या पार्टी मुझे निष्कासित नहीं करेगी? नहीं, अपने पे से मैं पूछ रही हूँ, विधायक की बात तो छोड़िए, मैं तो अपने एक नॉर्मल कार्यकर्ता की बात कर रही हूँ। उसका निष्कासन तत्काल कर दिया जाता है क्योंकि उसने चुनाव प्रक्रिया के दौरान हमारी पार्टी के खिलाफ कार्यवाही करी और पार्टी के विरोध में जाकर के कार्य किया। ये सिंपल सी परिपाटी है। अनुशासनहीनता के चलते उसे निष्कासित कर दिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी किस चीज का इंतजार कर रही है? भाई विधायक है तो क्या मंच पे से जाकर के गमछा पहन लेंगे, आपकी पार्टी के विरोध में काम करेंगे और आप ये इंतजार करेंगे कि उनका स्टैंड क्लियर हो जाए? तो आप तो फिर उनकी कठपुतली हो गए ना, पार्टी के वो कहाँ रह गए? आप उनकी कठपुतली बन गए। आपका विधायक आपके अंडर में नहीं है, आप विधायक के अंडर में आ गए। यही कांग्रेस की लचरता है, यही कांग्रेस की दुविधा है और यही कांग्रेस के दुर्दिन है कि उनको विधायक के अनुसार चलना पड़ रहा है, पार्टी के अनुसार विधायक नहीं चल रहा है। दिनेश जी को भी इन कर लेते। दिनेश जी, ये निष्कासन का ऑप्शन तो है कांग्रेस के पास, लेकिन इस पर अगर अभी तक नहीं सोच पाए या सोच रहे हैं या इसमें देरी, इसके पीछे लॉजिक क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, अभी जैसा नहीं, कोई लॉजिक नहीं। देखिए वो तो देर सवेर उनको मूव करना ही है, लेकिन आप देखिए ना कि इलेक्शन के बीच में ऐसा नहीं है कि उन्होंने पत्रकार से कह दिया कि साहब वो मैं तो गया था मुख्यमंत्री से मिलने। उन्होंने तो बाकायदा भाषण दिया था उस मंच पर, ऐसा नहीं भाषण नहीं दिया था। उन्होंने दल ज्वाइन किया है, तो दल ज्वाइन करने के बाद जो कार्रवाई होती है वो दल बदल की होती है विधायक के लिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वो पार्टी से निकाल भी देंगे तो उससे सदस्यता थोड़ी जाएगी उनकी, वो तो उनके उसके लिए तो आपको विधानसभा में ही मूव करना पड़ेगा, सदस्यता आपकी छिन जाए उसके लिए। तो वो ये कह सकते हैं जो कांग्रेस के जो जिस तरह का अभी जिस भाव में है वो अभी चुनाव का उनको लगे हुए हैं आकलन करने की क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मूव तो उमंग सिंगार जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी तरफ से होना चाहिए। अभी तक वो क्यों अटके हुए हैं? या कोई पार्टी ने कोई उनसे बातचीत हुई है या कुछ उन्होंने और कुछ कहा है या आगे कोई और स्टैंड है? ये अल्टीमेटली जो जिसकी भी इंटीग्रिटी है वो डाउटफुल तो रामनिवास रावत की हो रही है ना। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने तो उनको ये बता दिया कि साहब आपकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। आप कह रहे हैं, एक कह रहा है कि हमारे जो उनको लेके कन्फ्यूजन, दूसरा कह रहा है कि उसको निकाल देना चाहिए, तो उसमें क्या होगा? इससे तो उनको खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी स्थिति क्या करा दी। और इस तरह की स्थिति में वो लग रहा है कि जनता के सामने जाने फेस करने से भी डर रहे हैं, कैसा ना हो कि चुनाव में वो हार जाएं। तो एक डर तो कहीं ना कहीं उसमें ये दिख ही रहा है। अन्यथा जिस उसके साथ वो मुख्यमंत्री के मंच को उन्होंने शेयर किया था, भाषण किया था, और उसके बाद इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी में तो कैसे जीती जाएंगे, चुन लिए जाएंगे, ऐसा इतना डर उनको नहीं होना चाहिए था। जब उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया है कि वो मंच पर भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने भाजपा में शामिल हो रहा हूँ, कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनको जो है देर करना चाहिए। विवेक जी, बॉल आपके पाले में आ रही है। विवेक जी बार-बार घटा रहे हैं। विवेक जी, बॉल आपके पाले में आ रही है बार-बार। ऋषि जी, निश्चित ही विधायक की शून्य करने का निर्णय विधानसभा का है, और उसकी जो प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया को कांग्रेस अपनाएगी। और निश्चित ही मैं आपसे फिर आज उससे कह सकता हूँ कि इनमें से दोबारा चुनाव लड़ने का साहस कोई नहीं जुटा पाएगा। ये दोबारा जब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये जनता का सामना नहीं कर पाएंगे। और निश्चित ही मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, अगर जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता इनको सबक भी सिखाएगी। जिस तरीके से लोकतंत्र को दूषित कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं,
निश्चित ही जनता उसको सबक सिखाएगी। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है कि आप एक एक दिन में अपनी विचारधारा को बदल दें, और जिस तरीके से जो भी आपकी डील हुई हो, जो भी आपको भयभीत किया हो, जो भी आपका निजी कारण रहा हो, पर आप सुबह किसी और दल का प्रचार कर रहे हैं, शाम को आप किसी और दल में शामिल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही विश्वसनीयता को खोते हैं। और चलिए ठीक है, इसके बाद अभी पांच सीटों पर बात करना तो रह गया। दिनेश जी आपके पास आ जाते हैं जल्दी से, मुझे लगता है समय शायद थोड़ा कम बचा होगा। ये 5 सीटें जहां पर विधायक संसद पहुंचने की कोशिश में हैं, वहां का समीकरण थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। कहां कहां आपको लगता है कि उपचुनाव होने की संभावना है, कहां कहां नहीं? नहीं, देखिए, कोई भी इतना बड़ा चुनाव होता है ऋषि, लोकसभा का जी, और जिस तरह का आजकल हम देखते हैं ना कि नतीजे कुछ भी आ जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस के पास 40% वोट के बावजूद वो 66 सीटों पर सिमट के रह गई थी। उसकी सीटें नहीं जीती, वोट मिल गए। तो ऐसे में कोई भी अनुमान लगाना कि हो सकता है कि ओमकार मरकाम जीत जाएं, हो सकता है महेश परमार जीत जाएं, तो लेकिन ये सब किंतु परंतु पर है ना। लेकिन ये सब काल्पनिक चीज़ें होंगी यदि जीत गए तो, क्योंकि समीकरण तो तब बनेंगे जब वो सीट रिक्त होगी। अभी तो चूंकि सीट रिक्त नहीं है, नतीजा नहीं आया, अभी तो वो वहीं खड़े हुए हैं। हमने हाँ जी, फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए थे, किसी ने सोचा था? या गणेश सिंह चुनाव हार गए थे, फिर भी लोकसभा में का फिर से वो उम्मीदवार हैं। आगे क्या पता कि क्या होना है, कि सतना में सिद्धार्थ कुशवाहा आगे उनको संसद में भेजते हैं या वहीं रोक लेते हैं, खुद संसद में चले जाते हैं। तो वो जो भी स्थिति होगी, जब नतीजे होंगे तो उसके बाद काफ़ी दिन है इन सब चीज़ों पर अनुमान लगाने के लिए। चलिए ठीक है प्रियंका जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे और उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे। जी जी प्रियंका जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान की स्थितियों में अगर देखा जाए तो काफी मजबूत स्थिति में विधानसभा में भी है, और जिस प्रकार का प्रयास हमारे केंद्रीय नेतृत्व के अधीन हम लोगों ने उनके दिशा निर्देश में जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, तो निश्चित है कि 29 कमल की माला जो हमने लक्ष्य लिया है वो भारत माता को अर्पित जरूर होगी, और हम लोग बैठ करके उसी चीज को भी सेलिब्रेट करने की तैयारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो बहरहाल 4 जून को ही बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। हालांकि 3 सीटें जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, देखेंगे कि आगे उन पर कांग्रेस का क्या स्टैंड होता है और क्या कुछ चीजें जो है वो अब नतीजे जो है वो सामने आते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।